दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के सस्ता होने की उम्मीदों को कल झटका लगा है। गैस सिलेंडर आज से 100 रुपये महंगा हो गया है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की तरह गैस भी सस्ता करेगी, राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, न घटाया गया है न ही बढ़ाया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने यह बढ़ोतरियां कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में की है। कमर्शियल सिलेंडर में पिछले महीने 266 रुपये महंगा हुआ था और अब इसमें 100 रुपये और भी वृद्धि की गई है। दोस्तों अब बात बिहार के सीमांचल क्षेत्र से जुड़ी हुई करते हैं तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां कल सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही रोज की तरह विधानसभा के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया और सरकार से उसके समाधान की मांग की। इसी क्रम में एआईएमआईएम के विधायक और बिहार प्रभारी अख्तरुल इमान ने बड़ी मांग कर डाली है। हाथ में पोस्टर लिए अपने सहयोगी विधायकों के साथ नारेबाजी कर रहे अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार के सीमांचल के इलाकों में धारा 371 लागू हो। उन्होंने कहा कि संविधान लिखने वालों ने यह कानून बनाया है कि जो क्षेत्र पिछड़ा हो गया है उसके उत्थान के लिए धारा 371 के तहत विशेष पैकेज दिया जाए। यह कोई नई बात नहीं है, देश के कई जगहों पर ऐसा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के कक्ष में हैं, कर्नाटक के हैदराबाद रीजन में हैं, नॉर्थ के सभी राज्यों के कोई ना कोई जिले को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हमारी मांग है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं तो हमारी मांग है कि हमारा क्षेत्र जो पिछड़ता जा रहा है उसके लिए धारा 371 की सिफारिश कीजिए और पैकेज दिलवाकर हमारा उत्थान कीजिए। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि पूरे बिहार में सीमांचल जो है वह भौगोलिक दृष्टिकोण से भिन्न है। हमारे क्षेत्र में भीषण कटाव है, बाढ़ हर साल तांडव मचाती है, जहां हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, कृषि की जमीन जलमग्न हो रही है, सरकार काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से हमारा परिवार तबाह हो रहा है, हम भिख मंगे होते जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार माटी में प्रतिभाओं को पैदा करने की गजब शक्ति है। जहां आज देश दुनिया में प्रदेश के युवा यानी कि बिहार के युवा हर क्षेत्र में अपने मेरिट का डंका बजा रहे हैं। जहां हाल के दिनों में सोशल मीडिया के स्टार बन चुके आदर्श आनंद भी बिहार के ऐसे ही एक प्रतिभा है। बीते दिनों रोजगार को लेकर उनका ओम शांति गाने की धुन पर गाया हुआ गाना खूब लोकप्रिय हुआ था, वायरल हुआ था। अब उनका एक और वीडियो सामने आया है जो ये साबित करता है कि वे विविध प्रतिभाओं की खान है। बीते 26 नवंबर को उनके फेसबुक पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें खाली आसमान की ओर देख के पक्षी की आवाज निकालते हैं और चंद सेकंड के भीतर ही वहां हजारों पक्षी जमा हो जाते हैं। इस वीडियो में आदर्श आनंद आते हैं और कहते हैं कि देखिए आसमान खाली है, पूरा आसमान दिखाते हैं और फिर एक भी पक्षी नजर नहीं आता है, नहीं दिखता है। इसके बाद वे कहते हैं कि अब कौवों की आवाज निकालूंगा और देखेगा कैसे सैकड़ों कौवा जमा हो जाएंगे। इसी के बाद आदर्श आनंद कौवों की आवाज निकालते हैं और चंद सेकंड के भीतर ही हजारों कौवों का झुंड उस खाली आसमान में आ जाता है। आसमानों में कौवा नहीं है, आसमान में कौवा नहीं है कि नहीं भाई? नहीं है। तो हम कौवा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अद्भुत वीडियो एक बार फिर से आदर्श आनंद की अकुल प्रतिभा को बयां करता है। आपको बता दूं कि बिहार के रहने वाले कॉमेडियन, यूट्यूबर, टिकटॉकर स्टार और डांसर आदर्श आनंद भागलपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आदर्श आनंद के चैनल पर कई सारे वीडियो हैं। वे अपनी सिंगिंग, कॉमेडी, डांस और एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 4 लाख गाड़ी मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जब सरकार इन्हें गलती सुधारने का एक और मौका देने वाली है, जब ये मौका आखिरी होगा। अगर इसके बाद भी नहीं माने तो फिर कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। दरअसल बिहार के लगभग 4 लाख गाड़ी मालिकों का टैक्स बकाया है। इसके सिर्फ पटना जिले के ही करीब 1 लाख से अधिक गाड़ी मालिक है। सबसे कम शिवहर जिले में 190 लोगों का ही टैक्स बकाया है। जब बकाया राशि रोड परमिट सहित अन्य मदों में है। जब परिवहन विभाग अब इन बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पहले उन्हें नोटिस भेजी जा रही है। जब परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक पटना के 1,10,000 से अधिक गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। इसके बाद टैक्स बकाया में दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है, जहां 67,000 से भी अधिक बकायेदार हैं। पूर्णिया में 26,000 से अधिक बकायेदारों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जहां भागलपुर के भी 21,000 से अधिक लोगों पर टैक्स बकाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 नवंबर को बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, वैशाली में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जहां इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दरभंगा में कोरोना के एक संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि मुजफ्फरपुर, किशनगंज और वैशाली में भी कोरोना के एक नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। जहां इस तरीके से बिहार में कोरोना के 35 एक्टिव मरीज हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिसंबर में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगने जा रहा है। जहां आम आदमी को माचिस से लेकर सब्जियों तक कई वस्तुओं के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज से किन किन चीजों के दाम बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माचिस की बात करते हैं। तो 14 साल बाद माचिस महंगी हुई है। जी हाँ, 1 दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपया की जगह 2 रुपये चुकाने होंगे। इससे पहले 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये किए गए थे। जहाँ कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से माचिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दाम का महंगा होना बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आपको सब्जियां महंगे दामों में खरीदने पड़ेंगे। जैसे शादियों के सीजन के चलते मांग बढ़ने से लोगों को टमाटर, आलू और प्याज के साथ ही हरी सब्जियों के भी ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका लग सकता है। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से खरीद करना अब आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। हर खरीदी पर आपको 99 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज चुकाना होगा। अब बात करते हैं कि अब आपको टीवी देखना भी महंगा होगा। जहाँ TRAI के नए टैरिफ ऑर्डर लागू होने से आपको आज से टीवी देखना भी खासा महंगा पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 28 दिन के लिए 200 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो अब आपको इसके लिए 300 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रदूषण की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। जहां राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर, छपरा एवं बिहार शरीफ में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जब मंगलवार को बिहार शरीफ राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 418 रिकॉर्ड किया गया। जब बिहार के कई शहरों के वातावरण में तो मानक से 4 से 5 गुना अधिक प्रदूषण है। विशेषज्ञ इसका मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक बनावट एवं मौसम को मान रहे हैं। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि बिहार समेत उत्तरी भाग के अधिकांश शहरों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। जब वही दक्षिण भारत के शहरों में प्रदूषण की स्थिति बेहतर है। जहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वाहन नहीं चलते हैं या फिर उद्योग धंधे नहीं है। जहाँ दक्षिण भारत के शहरों को वहाँ का मौसम साथ दे रहा है, जबकि देश के उत्तरी हिस्सों के शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के आसमान में 1 से 1.5 किलोमीटर के ऊपर तक लेयर बन गया है। ऐसे में धरातल पर होने वाले मानवीय क्रियाओं से पैदा होने वाला प्रदूषण एवं धूलकण मानव स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में 114 पंचों का फिर से चुनाव होगा। जहां ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन पदों के लिए इस बार पंचायत चुनाव में किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। जहां सोमवार को दानापुर और मनेर प्रखंड में नामांकन पत्रों को वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई थी। जहां समय सीमा समाप्त होने के बाद पटना के सभी प्रखंडों में पंचों के खाली पड़े पदों की सूची जारी कर दी गई है। जहां खाली पड़े पदों पर कब चुनाव होगा इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में नौकरी करने वाले कर्मियों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पुलिस कर्मियों का तबादला शुरू होने वाला है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार DGP SK सिंघल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों और फिर कर्मियों को 10 दिनों के अंदर दूसरे जिले ट्रांसफर किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि सर्दी का मौसम आते ही बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ट्रेनों के परिचालन पर काफी बुरा असर पड़ता है। जब सर्दी शुरू होते ही यूपी और बिहार में कोहरे का कहर दिखने लगता है। ऐसे में इन दोनों ही राज्य से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में काफी दिक्कतें आने लगी है। इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने 23 जोड़ी यानी कि 46 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। जारी सूचना के अनुसार ये ट्रेनें 1 दिसंबर 2021 से 1 मार्च 2022 तक रद्द रहेगी। हालांकि कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल से जारी सूचना के अनुसार 21 जोड़ी यानी कि 42 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 में गांव की सत्ता की चाहत में रिश्तों के कोई मायने नहीं रखते हैं। जब कुर्सी की चाहत में रिश्ते में दरारें पैदा हो रही है। जब एक ही परिवार के सगे संबंधित चुनावी मैदान में उतर आए हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं उस परिवार से जुड़े मतदाता भी विवश में हैं कि आखिर किसके पक्ष में अपना मतदान करें और किसे नजरअंदाज करें। ये कन्फ्यूजन छा गया है। किशनगंज जिला के कोचाधावन प्रखंड में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो अपने रिश्तेदार के विपक्ष में चुनावी मैदान में उतरकर टक्कर दे रहे हैं। जब कहीं देवरानी जेठानी तो कहीं भाई भाई चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जो चुनाव को और अधिक रोचक बनाए हुए हैं। सबसे अधिक चर्चा कोचाधावन क्षेत्र के पूर्व मंत्री रहे रफीक आलम के परिवार से 3 लोग मुखिया उम्मीदवार हैं। एक और जहां पुत्र चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके भतीजे भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और भतीज बहू भी मुखिया पद से भाग्य आजमा रही है, जो पूर्व की जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी है। इधर डेरामड़ी पंचायत में पंचायत समिति पद के लिए जेठानी एवं देवरानी आमने सामने हैं। जब दोनों एक ही आंगन से निकलकर पंचायत चुनाव में वोट मांग रही हैं एक ही पद के लिए। एक ही परिवार से उम्मीदवार बने सदस्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी स्थिति सिर्फ सीमावर्ती जिले किशनगंज की ही नहीं है, बल्कि बिहार के अन्य जिलों के प्रखंडों की पंचायतों से कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से पहले भी बताया गया है। जहां कभी भी आमने सामने सास बहू रही तो फिर कोई भाई भाई। चुनावी मौसम के बीच प्रत्याशियों के प्रशंसा में भी इस रिश्ते शर्मसार हुए हैं। कहीं एक भाई ने अपने छोटे भाई को इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसने बड़े भैया के पसंदीदा प्रत्याशी को वोट नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि 2020 की तरह इस बार ट्रेन की एसी क्लास में सफर करने वाले यात्री ठंड में नहीं ठिठुरेंगे। जब कोरोना की वजह से स्पेशल बनकर चल रही ट्रेनों को वास्तविक नंबर दिए जाने के बाद अब रेलवे बेड रोल की आपूर्ति करने की तैयारी में जुट गया है। पहले फेज में मालदा रेल मंडल की महत्वपूर्ण ट्रेनें विक्रमशिला एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस, LTT अंग एक्सप्रेस में बेड रोल की आपूर्ति जल्द शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के कारण 23 मार्च 2020 से देश भर में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। 2020 के जुलाई महीने से एक एक करके ट्रेनें चलने लगी। 2021 के अक्टूबर माह तक ट्रेनों का परिचालन स्पेशल बनकर किया जा रहा था। नवंबर से मालदा रेल मंडल की कई ट्रेनें नियमित हो गई। ऐसे में बेड रोल फिर से मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सारण और वैशाली की कुछ जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया तेजी के साथ पूरी की जा रही है। अब इस जमीन का प्रशासनिक अधिकार पटना जिले के पास होगा। खबर के अनुसार जेपी सेतु, पहलेजा घाट, कंगन घाट सहित सारण जिले की 3212 और वैशाली जिले की 331 एकड़ जमीन पटना जिले में आ जाएगी। इससे पटना जिले का विस्तार होगा तथा सारण वैशाली जिले की सीमाएं कम हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि कुआं हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ऐसे में लगातार गिरते भूजल के स्तर को देखते हुए कुओं की दिशा में सुधार की प्रशासनिक पहल तेज होती जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक कुएं के जीर्णोद्धार की योजना पर 70,000 की राशि खर्च किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत तमाम कुओं की स्थिति ठीक करके उन्हें उनके पुराने स्वरूप में लाया जा रहा है, ताकि भूजल के स्तर और गिरने से बचाया जा सके। जानकारी के अनुसार साल 1917 में बिहार में सर्वे का कार्य संपन्न कराया गया था। सर्वे के अनुसार कुएं की भी गणना की गई थी। इस गणना के अनुसार एक जिले में 7,000 से अधिक छोटे छोटे कुएं मौजूद थे। तब इन कुओं से निकले पानी को पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते थे। यह खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन में से एक कुआं ही था। समय के साथ व्यवस्था की मार कुओं पर पड़ने लगी। 1950 से 1960 के बाद गांव में स्थित कुओं की देखभाल धीरे धीरे कम होने लगी और नतीजा अब कुआं का अस्तित्व मिटता जा रहा है। कुओं के संरक्षण की दिशा में सरकारी स्तर पर अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आई हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से 24 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जहां कई मरीजों की हालात अभी भी खराब है। ऐसे में शहर के एसकेएमसीएच में 4 मरीजों का आंख ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाएगा। दरअसल बीते दिनों छपरा में स्थित आई हॉस्पिटल जांच कराने पहुंचे डॉक्टरों ने यह पाया है कि 60 लोगों की आंखों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से अब तक 24 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। वहीं इन्फेक्शन बढ़ने के बाद 7 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी है। आपको बता दूं कि यह खबर केडीबी लाइव के माध्यम से कल भी आपको बताया गया था, जब बताया जा रहा है कि 6 मरीजों की हालात अभी भी खराब है। ऐसे में आज 4 से 6 मरीजों का ऑपरेशन किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। सबसे ज्यादा इस तरह के मामले यूपी, बिहार और राजस्थान से सामने आए हैं। जहां सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया है कि 2018 और 2020 के बीच अलग अलग राज्यों में दलितों के खिलाफ अपराध के तहत लगभग 1,39,045 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 50,291 तो अकेले पिछले साल दर्ज किए गए हैं। जहां गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 सालों में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा 36,467 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद बिहार जो 20,973 मामले दर्ज किए गए हैं, राजस्थान 18,418, मध्य प्रदेश 16,952 मामले दर्ज किए गए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जिन राज्यों में दलितों के खिलाफ सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं उनमें पश्चिम बंगाल 3 साल में केवल 373 मामले थे, जब पंजाब 499 मामले, छत्तीसगढ़ 921 और झारखंड 1854। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 5 स्टेट हाईवे को चौड़ा किया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां बहुत जल्द इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। खबर के अनुसार इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेगी, जहां इसको लेकर रास्ता साफ भी हो गया है। करीब 2680 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों का अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया को बड़ा झटका लगा है। जब देश में करीब 9 करोड़ ऐसे खाते हैं जिनमें 10 सालों से कोई भी लेन देन नहीं हुआ, जब इन खातों को निष्क्रिय घोषित किया जा चुका है। इन खातों में आम जनता के 26,697 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक के हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया है कि 31 मार्च 2021 तक ऐसे जमाबंदी खातों और एनबीएफसी से जुड़ी खातों की संख्या क्रमशः 64 करोड़ 71 लाख है, जो 7 साल से लावारिस है। अगर औसत निकाले तो करीब 3,000 रुपए प्रति खाता होता है। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म होने के मुद्दे पर किसान संगठनों में मतभेद की खबरें आ रही है। यह कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम में शामिल कुछ किसान संगठन अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि किसान कहीं नहीं जा रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। किसान संगठनों में मतभेद पर राकेश टिकैत से जब इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और ये अफवाह 4 दिसंबर तक चलते रहेंगी। वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि हमको भी हुए है 2 दिन से कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो चल रहा है। एमएसपी गारंटी कानून वो अभी सवाल हमारा है, जो 50,000 से ज्यादा मुकदमे हैं। पूरे देश भर के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा। जो 150 ट्रैक्टर हमारे दिल्ली के अंदर बंद हैं, वे नए ट्रैक्टर उनके घर तक नहीं जाएंगे, तब तक ये मोर्चा कोई खाली नहीं हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने बचत खातों पर ब्याज की दरों घटा दी है। यह नई दरें आज से लागू हो गई है। यह बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दर को 2.90% प्रति वर्ष से घटाकर 2.80% कर दिया है। इससे खाता धारकों को बड़ा झटका लगा है। इसका प्रभाव बैंक के नए और पहले से मौजूद दोनों तरह के ग्राहकों पर पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीजों को जीवन का आश्वासन नहीं दे सकता, वह केवल अपने सर्वोत्तम क्षमता से इलाज करने का प्रयास कर सकता है। अगर किसी कारणवश मरीज जीवित नहीं बच पाता है तो डॉक्टर पर चिकित्सकीय लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को जीवन का आश्वासन नहीं दे सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सुशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून की पोल खुलना जारी है। जब मंगलवार को जिस तरीके से विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली, उसे ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी कितनी सफल है। जब विधानसभा परिसर में मिली शराब की खाली बोतल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मंगलवार को ट्वीट करते हुए चिराग पासवान ने लिखा है कि कानून बनाकर बढ़िया बनिए, फिर उसे असफल करके लाभ लीजिए। नीतीश जी बिल्ली से दूध की रक्षा करवाते हैं,
फिर पूछते हैं करेगा कि नहीं। जहां शराबबंदी कानून बना वहीं बिगड़ गया। दुल्हन के कमरे में पुलिस भेजकर आम जनता के सम्मान से खेलने वाले सीएम बताएं कि अब पुलिस किसके कमरे में जाए। चिराग पासवान की पार्टी ने शराबबंदी को लेकर के पाठक पर भी सवाल उठाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा इसी मंदिर में शपथ ली गई थी। कानून बना कि जिस घर में शराब की बोतल मिलेगी उसे सील कर दिया जाएगा, घर के मालिक को जेल भेज दिया जाएगा। तो क्या इस लोकतंत्र के मंदिर को सील नहीं किया जाना चाहिए? इस मंदिर के जो पुजारी हैं क्या उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? के पाठक ने पुजारियों को गिरफ्तार नहीं किया, ये अब तक क्यों है? दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र दानिश रहीम को पीएम मोदी का तारीफ करना महंगा पड़ गया है। जब पीएचडी स्कॉलर ने एएमयू प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने उन्हें पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। दानिश ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और साथ ही पीएम मोदी और फिर सीएम योगी से भी मदद की अपील की है। जब वहीं एएमयू प्रबंधन का कहना है कि छात्रों को गलती से गलत नाम की डिग्री दे दी गई थी, जिसे सही करने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। दानिश का कहना है कि उन्हें 9 मार्च 2021 को डिग्री मिली थी और करीब 6 महीने बाद उन्हें डिग्री लौटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। दानिश का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए थे उसकी उन्होंने तारीफ की थी, जिसका सजा उन्हें दी जा रही है। जब पीएचडी के छात्र दानिश रहीम ने मामले पर हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के कैंपस में मंगलवार को उस दौरान सनसनी फैल गई जब शराब की खाली बोतलें एक किनारे में फेंकी हुई मिली। जब परिसर के अंदर मिली शराब की खाली बोतलों को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर पलटवार किया है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से फेल बताया है। इस दौरान डीजीपी ने जांच शुरू की तो एक बार फिर से आरजेडी को मौका मिल गया। जब तो वहीं आरजेडी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बिहार के डीजीपी एसके सिंघल पर चुटकी ली है। दरअसल इस मामले को लेकर आरजेडी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल कचरे में शराब की खाली बोतलें ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 30 सेकंड के इस वीडियो में डीजीपी साहब जब कचरे को खंगाल रहे होते हैं तो वहां से एक पुलिसकर्मी गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान एक शख्स खड़े होकर ये नजारा देखता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दूं कि इस दौरान आरजेडी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के डीजीपी बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये नहीं ढूंढती है कि बिहार सीमा से शराब अंदर कैसे आई, 5-6 जिलों एवं 30 से 35 स्थानों की सीमा पार करके पटना कैसे पहुंची और फिर उसके बाद अति सुरक्षित घेरे को तोड़कर विधानसभा परिसर में कैसे उपलब्ध हुई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सभी एयरपोर्ट पर विजिबल कोरोना जांच की जाएगी। इसके अनुसार एक यात्री से पूछ करके जांच होगी ताकि कोई भी यात्री छूटे नहीं। जहां स्वास्थ्य विभाग ने पटना, गया एवं दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशकों को यह निर्देश दिया है। बैठक में तीनों एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ान सेवा के तहत आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जाँच टीम और कोरोना टीकाकरण टीम को तैनात करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। जानकारी के अनुसार विदेश से आने वाले बिहार के पासपोर्ट धारकों की घर घर तलाशी शुरू की गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित कर दिया गया, जिसमें बिहार में नए निजी संस्थानों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मापदंडों में ढील देने का प्रस्ताव है। ऐसे में अब प्रदेश में यानी कि बिहार में निजी विश्वविद्यालय आसानी से खुल पाएंगे। सदन में बिल पेश करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि इसका उद्देश्य बिहार में निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज को जल्द से जल्द सुगम बनाना है। उन्होंने कहा है कि बिहार में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कर दिया है तो उन आवेदकों की जांच की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोदी सरकार ने देश के किसानों की उन्नति और उनके आर्थिक रूप से मदद के लिए कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। ऐसे में अब हमारे देश के किसानों भाइयों को 10वीं किस्त का अब बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में अभी तक 9 किस्त मिल चुकी है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं किस्त के पैसे 9 अगस्त 2021 को डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में भेजे थे। वहीं कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पीएम किसान की 10वीं किस्त के लिए हमने सभी तरह की जरूरी प्रक्रिया को पूरी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस महीने 15 दिसंबर के करीब किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी पैसे ट्रांसफर करेंगे। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पिछले सालों के रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दूसरी किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंचना लगभग तय माना जाता है। यानी कि पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त इसी दिसंबर महीने में आपको मिल जाएंगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण के मतगणना में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जहां कई सिटिंग प्रत्याशी हार गए हैं। पूर्वी चंपारण में पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा की भावज संध्या तराना ने मुखिया का चुनाव जीत लिया है। जब मधेपुरा में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के विधायक निरंजन मेहता की पत्नी निवर्तमान मुखिया कुमुद कुमारी की हार हो गई है। जब पूर्णिया के 22 प्रखंड की 2 पंचायतों के चुनाव परिणाम आए, जब पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान किशनगंज के केंद्र पर हंगामा और पथरा हुआ। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा टला है, जब मोतिहारी में चलती मालगाड़ी की बोगियां अलग हो गई। जब बुधवार की सुबह रेल ट्रैक पर गाय को गुजरते देखकर चालक ने मालगाड़ी में ब्रेक लगाई, जिसके बाद मालगाड़ी के कुछ डिब्बे चेन से अलग हो गए। मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज रेलखंड पर मोतिहारी कोर्ट स्टेशन के पास ये घटना घटी है। मालगाड़ी स्टोन चिप्स लोड करके रामगरवा स्टेशन ले जा रही थी। जब मोतिहारी कोर्ट स्टेशन के पास बुधवार की सुबह करीब 8:50 पर एक मालगाड़ी गुजर रही थी, जहाँ कचहरी रेलवे गुमटी के पास अचानक चलती हुई मालगाड़ी की बोगी अलग हो गई तो हरकत मच गया, लेकिन कोई भी अनहोनी नहीं हुई है। ये गनीमत रही। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी स्टोन चिप्स लोड करके रामगढ़ स्टेशन जा रही थी। रेल ट्रैक पर गाय को गुजरते देखकर मालगाड़ी के चालक ने ब्रेक लगाई और ये घटना हो गई। बताया जा रहा है कि जब गाय को ट्रैक पर देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो बोगी अलग हो गई। जब गार्ड ने इसकी सूचना चालक को दी, जिसके बाद मालगाड़ी को फौरन रोक दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जी हां, और HIV एड्स को लेकर लोगों में जागरूक किया जाता है। पिछले कुछ सालों में HIV एड्स के मामले काफी तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब इसमें कमी आ रही है। जी हां, एड्स को एक बहुत ही खतरनाक गंभीर बीमारी माना जाता है, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। जब भारत में भी लाखों लोग इस बीमारी के शिकार हैं। जब भारत सरकार द्वारा 2020 में जारी किए गए एक HIV अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में HIV एड्स बीमारी से लगभग 23,49,000 लोग पीड़ित हैं। जी हाँ, हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि देश में कई जगहों पर इस बीमारी की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2019 में देश की राजधानी दिल्ली में 68,000 लोग इस बीमारी के शिकार थे। इसके अलावा यूपी में 1,61,000, बिहार में 1,34,000, राजस्थान में 63,000, मध्य प्रदेश में 59,000, पंजाब में 66,000। वही 2018 से इन राज्यों की तुलना करें तो फिर 2019 में दिल्ली में 2,000 नए मामले बढ़े हैं, जबकि बिहार में 3,000 और राजस्थान में 1,000 नए केस बढ़े हैं। या दूसरी तरफ यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक संजय सरावगी से भिड़े आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के तेवर बुधवार को नरम नजर आए, जहां वे भाजपा विधायक को मनाने पहुंच गए। हालांकि संजय सरावगी ने दो टूक कहा है कि वे अब मानने को तैयार नहीं है। जो उनके साथ हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की गई है। इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए जमकर खड़ी खोटी सुनाई। मीडिया के सामने यह सब सिलसिला चलता रहा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानमंडल में दरभंगा को बिहार की उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। जहां बिहार का उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने लाया है, जहां उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार दरभंगा को बिहार की उप राजधानी घोषित करे। उन्होंने सदन में गैर सरकारी संकल्प के जरिए सरकार से ये मांग की है, जहां उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर हर दृष्टिकोण से बिहार की उप राजधानी बनने की पात्रता रखता है। कांग्रेस विधायक प्रेमचंद्र मिश्रा ने दरभंगा शहर की उपलब्धि को बताते हुए कहा कि इसे बिहार की उप राजधानी घोषित करने से मिथिलांचल के विकास को नई दिशा मिलेगी और इस क्षेत्र का तेज गति के साथ विकास होगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी जीत के लिए चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। सभी दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जहां अब फैसला मतदाता को करना है कि वह किसे चुनते हैं। जहां किसी भी पार्टी को जिताने के लिए वोट डालना जरूरी है। जब मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड जारी करता है। ऐसे में अगर आपका पहली बार वोट बना है और वोटर ID कार्ड नहीं मिल पाया है या फिर कहीं खो गया है तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिना वोटर ID कार्ड की वोट डालने का तरीका बताने जा रहे हैं कि आप कैसे बिना वोटर ID कार्ड के भी आप अपना
वोट डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। जब वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या अन्य कोई ID दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद ही मतदान करने का अधिकार होगा। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है, बशर्ते आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड के अलावा 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी है, जिसमें से है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ उसके बाद बात करते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अरेस्टेड हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, MPS या फिर MLS या फिर MLCS की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र हो। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आप आसानी से अपने मतदान केंद्र पर जाकर के अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शनिवार को एक साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का केंद्रीकृत उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय प्रधान सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी को आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया है। जब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 12,352 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया है। जब कार्यक्रम के दौरान ही इसके लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल 479 स्वयं सहायता समूह के बीच 5,81,00,000 रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर लिखा कि अंधभक्त और गंधभक्त के दावे के उलट आधिकारिक आंकड़े से पता चलता है कि 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कार्यकाल में उनके समर्थकों का दावा है कि दुनिया भर में रह रहे भारतीय आत्मनिर्भरता होने के लिए भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़े में 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए देखे जाते हैं। शीतकालीन सत्र में उन्होंने चीन और लद्दाख से जुड़ा सवाल पूछा, लेकिन राज्यसभा में इसकी अनुमति नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा होने के चलते उनके सवाल को अनुमति नहीं मिली है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही सांसद है, लेकिन उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। यह दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया था कि क्या चीन ने लद्दाख में LAC पार की है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा होने के कारण उनके इस सवाल को अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी कि उस सवाल के जवाब नहीं दी जा सकती है। आपको यह भी बता दूं कि यह पहला मौका नहीं है कि इससे पहले भी चीन की घुसपैठ को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं, जब वे PM मोदी को बिना नाम लिए इसड़ियालू और हीन भावना से ग्रसित बता चुके हैं। जब वहीं कुछ दिन पहले ही उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को फेल बता दिया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।